अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन का ईरान के करीब पहुंचना और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयानात इस खौफ को बढ़ा रहे हैं कि शायद अमेरिका और ईरान एक और सीधी तकरार के करीब आ चुके हैं। ये डिप्लॉयमेंट ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के अंदर हुकूमत मुखालिफ प्रोटेस्ट के बाद मुल्क ऑलरेडी प्रेशर में है और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान ट्रस्ट पहले से कमजोर हो चुका है। इस सिचुएशन को समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि ईरान किस किस्म के दोहरे प्रेशर का सामना कर रहा है। एक तरफ सड़कों पर प्रोटेस्ट है जहां लोग हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो अपनी बात सीधी तौर पर नहीं करता बल्कि जानबूझकर एम्बिग्विटी पैदा करता है। ये एम्बिग्विटी खुद एक स्ट्रेटजी है ताकि प्रेशर बरकरार रहे। यूएसएस अब्राहम लिंकन की मिडिल ईस्ट में मौजूदगी इस बात का सिग्नल है कि अमेरिका अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहता है। ये सिर्फ सिंबॉलिक मूव नहीं होता, ऐसा अक्सर तब होता है जब वाशिंगटन दिखाना चाहता है कि वो मिलिट्री पावर यूज करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं किया गया। ईरान का रवैया पिछले चंद सालों में बदल चुका है। पहले के मुकाबले में तेहरान ने सीधी और बड़ी रिटेलिएशन से परहेज किया है। इसकी मिसाल पिछले साल जून में देखी गई जब अमेरिकन हमलों में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। इसके अगले ही दिन ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकन एयरबेस अल उदेद पर मिसाइल हमला किया, लेकिन इससे पहले वार्निंग दी गई थी। नतीजा ये निकला कि मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसे एनालिस्ट ने ईरान की तरफ से एक क्लियर सिग्नल के तौर पर देखा, यानी ईरान ने कहा हम जवाब जरूर देंगे लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं चाहते। ऐसे ही पैटर्न ट्रंप के पहले दौर में भी देखा गया था। 2020 में कासिम सुलेमानी की बगदाद में हलाकत के बाद ईरान ने इराक में आइन अल असद एयरबेस पर मिसाइल दागे। उससे पहले भी वार्निंग दी गई, कोई अमेरिकन सोल्जर फौरन नहीं मरा, लेकिन बाद में इंजरीज रिपोर्ट हुई। फिर भी ईरान ने एस्केलेशन को यहीं रोक दिया। इस सब से तो ये तासुर बना कि तेहरान जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट को लिमिटेड रखता है, लेकिन आज के सिचुएशन मुख्तलिफ है। 1979 के बाद पहली मर्तबा ईरान को इतनी बड़ी इंटरनल अनरेस्ट का सामना करना पड़ा। दिसंबर में शुरू होने वाले प्रोटेस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त क्रैकडाउन किया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि हजारों लोग मरे, कई जख्मी हुए और बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए। ईरान की हुकूमत इन इल्जामात को रिजेक्ट करती है। इस बदअमनी के पीछे दहशतगर्द ग्रुप्स और इजराइल का हाथ है। अगरचे प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुए। 8 और 9 जनवरी को रिपोर्ट्स आई कि कुछ बड़े शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेम्परेरी तौर पर कंट्रोल खो दिया था, जो बाद में फोर्स यूज करके वापस हासिल किया गया। यहाँ से एक और पहलू सामने आता है। ईरान के अंदर जो रिलेटिव काम दिख रहा है वो निगोशिएशन से नहीं बल्कि पावर के जरिए इम्पोज किया गया लगता है। इसीलिए किसी भी अमेरिकन हमले की नेचर बहुत अहम हो जाती है। अगर अमेरिका लिमिटेड स्ट्राइक्स करता है तो वाशिंगटन रीजनल वॉर से बचकर मिलिट्री सक्सेस का दावा कर सकता है, लेकिन इसी के साथ ईरान के अंदर हुकूमत को एक नया बहाना मिल जाता है कि वो और सख्त क्रैकडाउन करे। इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रोटेस्ट फिर से दबाए जाए और एक और शिद्दत का सिलसिला शुरू हो जाए। दूसरी तरफ अगर अमेरिका ज्यादा सख्त और ब्रॉड अटैक करता है तो इसका नतीजा बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान एक 90 मिलियन से ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी अचानक कोलैप्स करती है तो पूरा रीजन सालों तक इंस्टेबिलिटी का शिकार हो सकता है। ईरान के पासदाराने इनकलाब और आर्म फोर्सेस के सीनियर कमांडर्स ने भी हुकूमत को वार्न किया है कि किसी भी अमेरिकन अटैक को जंग समझा जाएगा। इस किस्म के बयानात ने ईरान के पड़ोसी मुल्कों खास तौर पर गल्फ स्टेट्स को परेशान कर दिया है। ईरान का रिस्पॉन्स सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट को फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वाशिंगटन के लिए भी ये सिचुएशन आसान नहीं। ट्रंप ने बार बार ईरानियन अथॉरिटीज को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तशद्दुद पर वार्न किया और ईरानियन अवाम से कहा कि मदद आ रही है। ये जुमले ईरान के अंदर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुए और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, लेकिन अगर कोई डिसाइसिव रिजल्ट सामने नहीं आता तो ये एक्सपेक्टेशन खुद एक नया मसला बन सकती हैं। अब चले दोनों तरफ की स्ट्रेटेजिक तस्वीर को समझते हैं। ट्रंप जानता है कि पिछले साल की 12 रोजा जंग के बाद ईरान मिलिट्री तौर पर कमजोर हुआ है।
ईरान जानता है कि वो लार्ज स्केल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक हद तक रिस्ट्रेंट पैदा करती है, लेकिन इसी के साथ गलतफहमी का रिस्क भी होता है, जहां हर तरफ अपने फायदे का ज्यादा। ट्रंप को एक ऐसा आउटकम चाहिए जिसे वो अपनी विक्ट्री के तौर पर प्रेजेंट कर सके। दूसरी तरफ ईरानी लीडरशिप के लिए सिर्फ सिंबॉलिक रिटेलिएशन का पुराना मॉडल शायद अब काफी ना हो। कई डिफेंस थिंक टैंक्स के मुताबिक अमेरिका अपनी करंट मिलिट्री पोजीशन के साथ ईरान के अंदर जमीन के नीचे वाली फैसिलिटीज के अलावा तकरीबन हर टारगेट को निशाना बना सकता है। सवाल ये उठता है कि अमेरिका किस किस्म के टारगेट चूज करेगा। एक ऑप्शन ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स और कोस्टल मिसाइल बैटरीज, ताकि ईरान की रिटेलिएटरी एबिलिटी कम की जा सके। लेकिन ईरान के पास अभी भी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का जखीरा मौजूद है, जो गल्फ एलाइज के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए कुछ गल्फ स्टेट्स ने खुलकर कहा है कि वो मजीद अमेरिकन स्ट्राइक्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन ईरानियन लीडरशिप और पावर सेंटर्स को टारगेट करना, जैसे पासदाराने इनकलाब या वो मिलिशियाज जो प्रोटेस्ट को दबाने में किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत रिस्की है। पिछली 12 रोजा जंग के बाद ईरान ने अपनी सिक्योरिटी और सख्त कर ली है। कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट करना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा ये वाज़ेह नहीं। खुद ट्रंप ने भी बार बार कहा है कि वो किसी लंबी जंग पे नहीं फंसना चाहते। उनकी पिछली मिलिट्री एक्शंस छोटी, तेज और लिमिटेड रही हैं। साथ ही उन्होंने डिप्लोमेसी के दरवाजे भी मुकम्मल बंद नहीं किए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने पर कोई निगोशिएटेड सोल्यूशन अभी भी पॉसिबिलिटी है। अब कहानी यहाँ आकर एक सीधे रास्ते पर खड़ी हो जाती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में है, ईरान अंदर से प्रेशर में, अमेरिका बाहर से प्रेशर डाल रहा है। दोनों जंग से बचना भी चाहते हैं, लेकिन दोनों अपनी पोजीशन कमजोर भी नहीं दिखाना चाहते। अब असल सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं ताकि ईरान निगोशिएशन टेबल पर आए, या फिर मिडिल ईस्ट एक और ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत कदम पूरे रीजन को आग में धकेल सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब अगले चंद हफ्तों में पूरी दुनिया को मिल सकता है।